Very good morning, both of you. So, today our topic name is corruption. So, first of all, we see the meaning of corruption. तो corruption का अगर मतलब देखें, अगर किसी भी इंडिविजुअल द्वारा या किसी ग्रुप द्वारा अपने आचरण के विरुद्ध या अपने एथिक्स के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाता है तो वो करप्शन में गिना जाता है। और यहाँ पर हम इस डिबेट में मोस्टली ये देखेंगे कि इकोनॉमिकल करप्शन किस प्रकार से इंडिया में बढ़ रहा है। जिस प्रकार से कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडेक्स निकालती है हर साल, तो उस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग है 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, जिसमें जो देखा जाए कि जो नंबर 1 जो कंपनीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं वो 3 कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, जिनकी सामूहिक रैंकिंग 1 है। इसके अलावा अगर हम लिस्ट देखें कि जिनमें सबसे ज़्यादा करप्शन देखा जाता है, उन कंट्रीज़ में आपका सोमालिया हो गया और आपका सीरिया हो गया, इसके अलावा आपका अफ़गानिस्तान हो गया, साउथ सूडान हो गया, जिनकी 180 और 179 के समथिंग रैंकिंग है। तो अगर हम यहाँ इंडिया की बात करें तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि इंडिया की रैंकिंग 85 है, और अगर पिछले 3-4 साल और नीचे जाके हम देखें रैंकिंग इंडिया की तो वो 76, 77 2017 और 18 में हुआ करती थी। तो हम देखें कि हर साल दर साल जहां हमको इम्प्रूव करना चाहिए रैंकिंग में, ऐसा ना हो कि हम क्या है रैंकिंग में नीचे गिरते जा रहे हैं। तो उससे क्या है हम देख सकते हैं कि ओवरऑल साल दर साल हमारे देश में क्या है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमारी रैंकिंग पे भी प्रभाव पड़ रहा है और हम रैंकिंग के स्तर पे नीचे गिरते जा रहे हैं। तो हम इस डिबेट में ये देखेंगे कि वो ऐसे क्या कारण उत्पन्न हो रहे हैं या फिर वो कौन से टाइप्स हैं जिनसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और हमारे देश में क्यों करप्शन कम नहीं हो पा रहा। तो इसके बाद करप्शन में अगर आप डेफिनेशन देना चाहेंगे तो भाई साहब देंगे, उसके बाद आप भी अपने पॉइंट ऐड करना कि करप्शन में हम। बिल्कुल, सांख्य भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि करप्शन हमारे देश में बहुत एक बड़े लेवल पर है। और करप्शन की पहले डेफिनेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से करप्शन वो है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अपने निजी हित के लिए या फिर अनुचित लाभ के लिए कोई भी ऐसा कार्य करता है या फिर अपने शक्तियों या अपने दायित्वों का सही से इस्तेमाल ना करता है या फिर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है। हमारे देश में जैसे इन्होंने अभी कहा कि 180 देशों में हमारे देश की जो पोजीशन है वो 85th है, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन नहीं है। हमारे देश में भी भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और जैसे सांख्य भाई ने कहा था कि सबसे कम नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, सूडान वगैरह इन देशों में सबसे कम है, और जैसे कि सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान और सीरिया, सोमालिया इन देशों में सबसे अधिक है। तो हमारे देश में भी काफ़ी हद तक वो है भ्रष्टाचार। वो अब हम देखते हैं कि वो भ्रष्टाचार किन किन कारणों से है या फिर किस किस प्रकार के रूप में वो हमारे देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है, तो इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके पॉइंट्स, कि आपके अपने विचार साझा करें। जी, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करना, राष्ट्र हित में ना सोचकर अपने बारे में सोचना, स्वहित सोचना एक्चुअली, तो वो एक तरह का करप्शन है। या किसी को कोई पद दे दिया, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, समाज का नुकसान करा दिया अपने के चक्कर में, तो वो करप्शन है। कई टाइप हैं, हर एक फील्ड में है, नेता नगरी में और पुलिस फील्ड में, प्रशासन में देख लीजिए, हर जगह। लेकिन वो एक तरह से वो इसकी मार जनता झेलती है। तो करप्शन बहुत ही ब्रॉड लेवल पर फैल रहा है। इंडिया की जैसे आपने पोजीशन बताई थी कितनी खराब चल रही है और खराब होती जा रही है। तो उसके लिए उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो कारणों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। जी, तो मैं एक बार अगेन इस पर थोड़ा सा ब्रीफ प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमने अभी तीनों पॉइंटों ने हम तीनों लोगों ने जो अभी इसमें देखा है कि करप्शन क्या होता है। तो करप्शन मतलब देखा जाए तो एवरी सोसाइटी हैज़ द बिगेस्ट एवल इन फॉर्म ऑफ करप्शन। तो इसमें जो है करप्शन डेली इस तरीके से बढ़ रहा है कि वो इन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, और जैसा कि आपने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट है तो उच्च अधिकारी को जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं वो उत्तरदायित्वों का निर्वहन ना करके एक पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेट होके उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो फिर इस प्रकार से क्या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंडिया की जो 85 पोजीशन है बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही गंदी पोजीशन है कि
इन दुनिया में लगभग 206 देश हैं, जिसमें से इतना बड़ा देश जो कि एक विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, वो अपने आप को 85वें में नंबर पे देख रहा है। और ये हमारे लिए मतलब एक बहुत ही ऐसी स्थिति है कि हमें एज ए नागरिक भी अगर अपने उत्तरदायित्वों को और लोगों को जागरूक करना भी बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या टाइप हैं, कि करप्शन किन प्रकारों से उत्पन्न हो रहा है सोसाइटी में। तो हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि सबसे पहले जो अगर टाइप्स होता है तो वो राजनीतिक रूप से होता है, कि कहीं भी ब्रॉड लेवल पे जो पॉलिसी मेकर होते हैं किसी भी राष्ट्र के या किसी भी नेशन के, तो जो पॉलिसी मेकर होते हैं अगर उनकी नीयत एक स्पष्ट रूप से वैसी नहीं होगी कि लोगों के लोक कल्याणकारी कार्यों को हमें करना है, जिससे कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि उन लोगों को जो एक बिलो बॉटम लाइन पे, पॉवर्टी लाइन पे सोसाइटी के बिलोंग करते हैं, उन तक अगर वैसी हम योजना नहीं बना पाएंगे, तो अगर इस लीक से हटकर जो उनका उत्तरदायित्व है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए इस प्रकार की योजना बनाएं कि वो लोग भी उभर पाएं और वो मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएं। अगर वहाँ पे अगर वो लोग अपने आचरण के विरुद्ध जाके, या फिर जैसा कि आपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट बताया था कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो अपने उत्तरदायित्वों को भूल करके अपने स्वार्थवश योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं इनसे, ब्यूरोक्रेट्स से, तो वहाँ पे क्या धीरे धीरे ब्यूरोक्रेट्स भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। वो भी ऐसी फाइल्स पे सिग्नेचर करने लग जाते हैं और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का देश में शुरुआत होती है। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इकोनॉमिकल इस प्रकार से हम देख सकते हैं, कोई अगर बिलो पॉवर्टी लाइन का व्यक्ति है जिसको अपने रिसोर्सेज प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि देश में जो पॉलिसी मेकर हैं, जो लीडर्स हैं देश में, वो उस प्रकार की पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं कि उन लोगों का उद्धार हो पाए। तो वो लोग क्या करते हैं, चोरी करना, डकैती करना, इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और वो भ्रष्टाचार को तब्दीली करते हैं कि फिर वो एक जगह से पैसा ले लिया, उस पैसे के बल पे ही या फिर हथियार के बल पे कुछ इस प्रकार के इलीगल कार्यों में वो लोग लिप्त हो जाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि इकोनॉमिकल जो हमारा करप्शन है वो इस प्रकार से उत्पन्न होता है। अब आगे जो पॉइंट है वो ज्ञान भाई इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल, सांख्य भाई ने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा टाइप है इसका, और वो एक तरह से एक रीजन भी है और इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा है। अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट कि एक सोशल, अगर हम सोशल लेवल पर देखते हैं, सामाजिक तौर पर, तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार बहुत तरह से पनपता है। वो भी एक तरह से इसका एक प्रकार हो सकता है कि सोशल स्तर पर, जैसे हम चाहे वो ग्रामीण एरिया हो चाहे वो शहरी एरिया हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है जिसमें एक छोटा व्यक्ति होता है जिसकी इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक नहीं होती है, फाइनेंशियली वीक होता है वो, यदि वो किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाता है या फिर कुछ भी अपना कुछ आगे कोई धंधा करना चाहता है, तो उसके पास इतनी फाइनेंशियली उसके पास इतनी बैक नहीं होती कि वो अपने के लिए सपोर्ट कर सके, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से अपना पैसा, किसी दूसरे व्यक्ति से वो उधार के रूप में या कर्ज के रूप में पैसा लेता है। तो वहाँ पर भी एक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है कि वो ऊने के दूने उनसे ब्याज की दर वसूल करते हैं या फिर उनसे कुछ अधिक रकम वसूल कर लेते हैं। उसके यदि कोई व्यक्ति अपना पैसा नहीं वापस कर पाता है तो उसकी कुछ जो वस्तुएं होती हैं या कुछ संपत्ति होती है तो उसको भी वो एक जबरन और इलीगल तरीके से उसको जब्त कर लेते हैं। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा पब्लिक करप्शन। पब्लिक करप्शन में भी इसको मैं अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, इसको सांख्य भाई अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया था पॉलिटिकल, तो मैं उस पर थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल सबसे मेन रीज़न है इसका करप्शन का, कि पॉलिटिक्स के ही अंडर वो करप्शन पनपता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि देश की भलाई के लिए काम करती है तो करप्शन इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है नहीं बढ़े, लेकिन आजकल ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो देश की भलाई ना सोचकर अपने स्वार्थ के बारे में सोचती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक अगला हो सकता है इसमें ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और ये पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों एक तरह से एक ही, वो कहते हैं ना एक कहावत है, एक ही थाली के दोनों चट्टे वट्टे, तो उसी तरह से ही होता है कि इन दोनों की ही प्रेजेंस में
ये करप्शन पनपता है। यदि ये दोनों इस तरह से डिसाइड कर लें कि करप्शन को नहीं बढ़ावा देना है, तो हो सकता है कि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से तो यही है, फिर आप अपने पॉइंट और साझा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, जैसे आपने सामाजिक कारण बताया, मैं उसी में ऐड करना चाहूंगा एक पॉइंट कि हमारे समाज की क्या है कि एक सोच बन गई है कि भ्रष्टाचार करना ही करना है। अगर मैं ईमानदारी दिखाऊं तो क्यों दिखाऊं, क्या मिलेगा मुझे, समाज में इज्जत मिलेगी क्या? ऐसी सोच बना रखी है। जैसे अगर मान लो कोई आईएएस व्यक्ति है, तो उसके पास पैसा नहीं है या गाड़ी नहीं है, कोई उसके पास कोई गाड़ी नहीं है और ना ही कुछ स्टाइल में रहता है, नॉर्मल लाइफ रखता है अपने आप को, तो लोग क्या कहेंगे समाज के, अरे यार क्या आईएएस है यार, ये तो कुछ इसका लगता ही नहीं कि आईएएस है, तो उसको इज्जत नहीं देता समाज। तो उसके चक्कर में क्या, अगर मान लो दूसरा आईएएस है, अगर वो उसके पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी से चश्मा वश्मा लगा के एकदम से स्टार में उतर रहा है, तो हाँ यार ये लगता है। तो तो जो करप्शन करता है वो करप्शन करके ही ला सकता है इतनी महंगी गाड़ी वगैरह, क्योंकि उतना उनका सैलरी नहीं होता है ना, नॉर्मल गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी गाड़ी हो उनको ही रेस्पेक्ट देता है समाज। इवन जैसे घर में पत्नी होगी उसकी, तो बोलेगी कि क्या आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे, देखो दूसरे लोगों को देखो कितना अच्छा कमा रहे हैं और वो कितना अच्छी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, तो बोलेगा कि मेरी पत्नी एक्सेप्ट नहीं कर रही मुझे इस चीज में, तो फिर मैं क्यों ना करूं। ईमानदारी का मुझे ईमानदारी का मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, समाज मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं गलत काम करूंगा ही करूंगा। ऐसा हो रखा है समाज में, ऐसी सोच बना रखी। वन क्वेश्चन फॉर यू कि आप मतलब कौन सा टाइप में जी, यहाँ बोलिए। define कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पे ये जो पॉइंट बता रहे हैं वो किस टाइप के अंतर्गत बता रहे हैं? सामाजिक अच्छा, सामाजिक, ठीक। सामाजिक कारण। जी जी। तो अगर और एक और है कि अगर हम जैसे लड़का देखने जा रहे हैं हम अपने समाज में, तो क्या हुआ कि क्या करता है बंदा कि जी प्राइवेट जॉब करता है, कितना कमा लेता है कि थोड़ा बहुत 10-15 हजार या 20 हजार जो भी बताएगा, तो बोलेगा बस, तो वो साइड में जाके बोला बस नहीं, ऊपर ही कमाई बहुत बहुत सारी है, कोई टेंशन मत लो। तो ये स्टेटस बन गया है, मतलब वो उसी से एग्री करते हैं लोग। तो क्या करें, समाज की सोच ऐसी है, तो व्यक्ति ईमानदारी नहीं दिखा पाता, चाह कर भी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। और एक और बताऊं मैं, ये आर्थिक कारण भी है, आर्थिक कारण तो है ही है, लेकिन सामाजिक कारण बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आर्थिक कारण होता, इसका मतलब ये आर्थिक समस्या होती, तो करोड़पति और अरबपति बिजनेसमैन लोग भ्रष्टाचार नहीं करते। वो माइंडसेट में जा चुका है व्यक्ति के, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो फिर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा बताऊंगा मैं, सांस्कृतिक कारण ऐसे कि पहले हमारे जो संत लोग होते थे, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि सादा जीवन और उच्च विचार, और भी लोग थे बेसिक नीड्स रखते थे, अपनी नीड्स कम से कम रखते थे ताकि मतलब एक्सपेंसिव ना हो व्यक्ति, सादा जीवन उच्च विचार रखते थे। अब क्या हो गया कि सादा विचार और उच्च जीवन, यानी अच्छे से अच्छा उपभोग करो इस मेटेरियल वर्ल्ड का, जितना भी हम अच्छे से उपभोग कर सके, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी जगह रह रहे हो, ये सब चीज। अगर मान लो हमारे पास नॉर्मल स्मार्टफोन है, ठीक है, उससे काम चल रहा है, लेकिन कोई अगर और अच्छा ब्रांड आ गया तो उसको लेंगे। तो ये अगर अब ये सब चीज खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो करप्शन से ही आएगा। वो अगर उल्टा सीधा करेगा व्यक्ति काम, तो ये मानसिकता बन चुकी है। अब पहले क्या होता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अब क्या है कि आविष्कार हो जाता है तो उसकी नीड अपने आप हो जाती है। हमें आईफोन के बिना काम ही नहीं चलेगा, हम नॉर्मल फोन से काम ही नहीं कर सकते, ये माइंडसेट है। तो क्या होगा, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी लोगों की, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। और एक अगला कारण बताना चाहूंगा मैं, संवैधानिक कारण जी, कि हमारे संविधान में कोई ठोस कारण नहीं है, मतलब कोई ठोस प्रावधान नहीं है, कोई अच्छी दंड व्यवस्था नहीं है। लोग इतना लंबा प्रोसेस बना दिया कि वो व्यक्ति सोचता है कि मैं थोड़े पैसे देकर जल्दी अपना काम करवा लूं, तो वो इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो कुछ ऐसे उपाय सोचने चाहिए सरकार को, या कुछ भी कि व्यक्ति जल्दी से शॉर्ट टर्म में काम हो जाए उसके, और इतना लंबा प्रोसेस के चक्कर में वो फिर करप्ट हो जाता है। ये भी है। और एक और चीज की अधिकारियों के अधिकार कम से कम करने चाहिए।
चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के अधिकार जितने ज्यादा होंगे उन पे उतना ही प्रेशर होगा, या मतलब वो उसका गलत फायदा उठाएंगे। सर मैं टोकना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पे बोलिए जैसे बोलिए कि बोलिए। आपने संवैधानिक बताया, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ गए, संविधान की तरफ। तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि आपने उसमें बोला कि सांस्कृतिक प्रकार में, तो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक प्रकार में ये जो है कि ये इस तरीके से होना चाहिए कि अभी जो सांस्कृतिक रूप से हम देखें, या फिर हम देखें कि मोरली अगर करेक्ट वर्ड हो यहाँ पे, तो एथिक्स जो लोगों में कम हो गई है, लोगों में भी कम हो गई है, सिस्टम में जो लोग ब्यूरोक्रेट्स आ गए हैं उनकी भी जो बोल सकते हैं हम, जो मौलिक बोले हम मॉरल एथिक्स जो होते हैं, जो नैतिक शिक्षा का ज्ञान जो बोले हम बोलें, तो वो कमी आ रही है, ना केवल यूथ के लेवल पे, ना एक जन भागीदारी के रूप में, बल्कि जो राजनेता जो देश में हैं उनके नैतिक शिक्षा में भी कमी आ रही है, जो कि एक प्रकार का टाइप है कि हमें इस प्रकार से बढ़ावा करना चाहिए कि सोशली या फिर आपने जो बताया सांस्कृतिक, उसको बढ़ावा मिल सके, करप्शन को वो किया जा सके। इसके अलावा हम देखें तो एक पब्लिक करप्शन और है इसमें कि जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जी कि अधिकारियों के अधिकार की बात कर रहा था मैं, तो वो कम करने की जरूरत है। अभी ई डूइंग बिजनेस चल रहा है, मतलब अधिकारियों का मतलब इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन कम हो। यानी जैसे मान लो कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहा है व्यक्ति, तो वो अधिकारी उससे 2-4 करोड़ रुपए मांग रहा है, तभी इसका लाइसेंस दूंगा मैं, तो वो कहां से वो चलो दे देगा, उसके बाद वो कहां से जो कमाएगा, वो जनता से ही लूट लेगा। कहने का मतलब है कि ये इनके अधिकार कम करने चाहिए अधिकारियों के, कुछ ऐसा बनाना चाहिए सिस्टम, इसकी बात कर रहा था मैं। अच्छा, अभी फिर मैं सॉल्यूशन पे चला गया, सॉरी। कोई बात नहीं। अगर हम देखें तो अभी हमने जो तीनों लोगों ने जो टाइप्स पे बात की है, तो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल टाइप देखा, फिर इकोनॉमिकल टाइप देखा, उसके बाद आपने पब्लिक अफेयर बोला था कि पब्लिक में से भी करप्शन होता है। इसके बाद आपने एक बताया था, आपने कौन कौन सा टाइप बताया था? कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशली, एक सोशल स्टेटस की वजह से जो करप्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से हमने 4 टाइप के देख लिए। और इसमें अगर हम देखें रिलीजियस जो होता है, एक रिलीजियस टाइप भी होता है कि लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि अगर हम माइनॉरिटी से किसी उच्च पद पर हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के कार्यों को पहले प्राथमिकता देंगे करने में। तो ये भी एक कारण होता है जिससे कि भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है पूरे देश में। और ऐसा ही अगर हम कंटेम्प्रेरी अलग टाइप देखें जो इसका समकालीन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो कोई व्यक्ति मेजॉरिटी से है, मेजॉरिटी रिलीजन से फॉलो करने वाला है, और वो व्यक्ति क्या देखता है कि मेजॉरिटी से आने वाले लोगों का काम मुझे पहले करना है। अगर इस प्रकार की मानसिकता लेके वो अगर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं तो इससे भी क्या है, ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और हम देखते हैं जब हम सोशली भ्रष्टाचार अपने पूरे इन्वायरमेंट में देखते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में देखते हैं, इकोनॉमिकल देखते हैं, सोशल स्टेटस की वजह से देखते हैं, तो जो आम लोग होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं या किसी और सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों की भी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है कि एथिक्स से क्या होगा। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ अगर नैतिक शिक्षा की बातों को करेंगे, ध्यान में रख के अगर कार्यों को करेंगे, तो हम उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे कि जितना हम अपनी महत्वाकांक्षी जो हमारे जीवन में उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पाएँ। तो लोग क्या करते हैं अपने लेवल पे भी, जैसे अगर कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि पब्लिक करप्शन किस प्रकार से बढ़ता है कि अगर कोई कंपनी में एक्स कंपनी में काम करता है जिसमें 500 लोग काम करते हैं, तो वो लोग क्या है कि अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, हालांकि उनकी सैलरी अच्छी खासी है, फिर भी अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए वो प्रोडक्शन का माल क्या है किसी थर्ड पार्टी को बेचने लग जाते हैं, जिससे कि उनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो इस प्रकार से क्या है, एक तरीके से पब्लिक करप्शन बढ़ जाता है कि जब सोसाइटी में हर जगह करप्शन विद्यमान होता है, तो एक जो आम नागरिक होता है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, या खुद का उसका एंटरप्रेन्योरशिप पे वो किसी लोगों को काम दे रहा हो, तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं तो वो इतने छोटे लेवल पे भी करप्शन करने लग जाते हैं। तो इससे क्या है कि लोगों में करप्शन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लगती है।
तो इसके बाद अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ करप्शन, आखिर करप्शन जो है वो किन कारकों के कारण से उत्पन्न हो रहा है समाज में, तो उन पर हम बात करेंगे। तो उसमें मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले अगर करप्शन किसी भी देश में या फिर हमारे देश में हो तो वो स्टार्ट सबसे पहले गरीबी से होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ नहीं होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति अपने बराबर वाले घर में जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जो वेल क्वालिफाइड है, जिसके लिए प्रॉपर भौतिक सुविधाएं हैं, तो वो जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो क्या उन सुख सुविधाओं को लेने के लिए उनकी लालसा में उसके घर पे चोरी करेगा, या फिर उसकी इस प्रकार की नीयत हो जाएगी कि उसको मार करके उसकी प्रॉपर्टी पे, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक तो समाज में क्राइम बढ़ेगा, दूसरा जो है उसमें जो एथिक्स की जो मॉरलिटी है वो कम हो जाएगी। तो जो गरीब व्यक्ति है ना, रिसोर्सेज का यूज़ ना मिल पाने की वजह से उसके अंदर ऐसी कुंठ भावना विकसित होगी कि वो लोगों से जो पहले से ही ऑलरेडी रिसोर्सेज का अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों से रिसोर्सेज को छीनने के लिए वो करप्शन की तरफ बढ़ेगा। तो सबसे पहले यही है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इसमें दो बिगेस्ट कॉज रहेंगे करप्शन बढ़ने के। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो लो वेजेस, अगर कोई व्यक्ति है किसी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है, तो अपने परिवार को चलाने के लिए वो जो उसको वेजेस मिल रहा है, जो वेतन मिल रहा है वो सफिशेंट है, पर व्यक्ति क्या अपनी महत्वाकांक्षा को आगे रखता है कि उसको क्या है कि मेरे को अभी और एक्स्ट्रा इनकम हो तो मैं अपने घर में ये सुख सुविधाएं ला सकता हूँ कि और ज़्यादा भौतिक सुविधाओं की अगर तरफ मैं अपनी फैमिली को और खुद भी बढ़ सकता हूँ। तो इन चीज़ों की लालसा में वो क्या है, एक्स्ट्रा वेजेस लेने के लिए डिससेटिस्फैक्शन में क्या कुछ अलग प्रकार के काम करता है जो कि अनएथिकल होते हैं। तो इससे भी क्या है, इससे भी सोसाइटी में हमारा क्या है, करप्शन बढ़ता है। इससे आगे जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे उन पे अब आप दिशा डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि क्या होता है, अगर हमें क्या कहते हैं, लोकसभा का किसी का भी टिकट खरीदना, किसी पार्टी का, तो नेता क्या करता है कि 2-4 करोड़ रुपए देकर जाता है वो अपना टिकट, उतने में खरीदता है। तो वो क्या करेगा, वो आगे जाके वो जनता से पैसे कमाएगा या पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी है उनसे बोलेगा कि तुम कमा के दो हमें, वो ऊपर लेवल पे ऐसे पहुंचाते जाएगा। तो ये हमें सोच बदलनी है। टिकट मतलब रुपए देकर ही क्यों खरीदा जाता है, ये राजनीतिक पार्टियां ये सब फैला रही हैं। और अगर वो ज्यादा पैसे देकर जाएगा तो वो और अच्छा पद लेना चाहेगा, रेल मंत्री वाला, अभी उसमें और ज्यादा घोटाला कर सकूं, वो और ज्यादा शिक्षा वाला विभाग है, ऐसे कि उनमें ज्यादा घोटाला कर सके। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि यहाँ से बदलना, ये अच्छा लीडर होगा तभी बदल सकता है इन सब चीजों को। तो मेरे लिए एक यही कारण है। और नैतिकता भी एक कारण है। जैसे मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, तो जब तक वो लोगों के दिमाग में नहीं उतारा ना, एक बिहेवियर में नहीं आया जब तक, वो तब तक लोगों पे काम नहीं किया। मोदी जी ने क्या कि हर जगह पहुंचा दिया उसको, लोगों के दिमाग में बस गया वो चीज, तो वो उस पर वर्क किया उन्होंने और हुआ भी, प्रोग्रेस हुआ। तो इसी तरह से इस माइंडसेट को बदलना जरूरी है लोगों के, तभी करप्शन रुक सकता है। माइंडसेट का बहुत ही बड़ा खेल है मेरे हिसाब से यहाँ जी। मानसिकता को हमारे व्यवहार में आजकल मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने ये बोला कि मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, तो यही है कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो जो पॉइंट है जो कि हम सॉल्यूशन में देखेंगे, अगर कोई नए पॉइंट देखें तो अब यहाँ पे ज्ञान भाई ऐड करेंगे। जी, अभी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, और सांकी भाई ने एक्सप्लेन किया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से या फिर लो वेजेस की वजह से। मैं इन्हीं पॉइंट्स पर और प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहला देखते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कैसे भ्रष्टाचार पनप रहा है या फिर कैसे उसको बढ़ावा मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट इसका मेन रीज़न हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि रोज़गार चाहता है, यदि उसको रोज़गार नहीं मिलता है तो कोई ना कोई वो इलीगल काम करना शुरू करता है, जिससे कि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाए। तो ये भी उसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट देश का बहुत, ये इसका अनएम्प्लॉयमेंट इसका
मुख्य कारण हो सकता है। मुख्य कारण हो सकता है करप्शन का। दूसरा पॉवर्टी। पॉवर्टी सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर किसी भी देश में पॉवर्टी है तो पॉवर्टी, पहले हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी किस वजह से हमारे देश में अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है। तो वो इसीलिए है कि इसके पीछे हाथ, अगर हम पीछे इसकी ओर देखते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर हमारी सरकार की जो व्यवस्थाएं होती है उसके दायरे में जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या फिर प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं हम इनको, या फिर कानून व्यवस्था या फिर जो सरकार की कुछ नीतियाँ होती है उनका सही तरीके से या संसाधनों का सही तरीके से वितरण ना हो पाना। यदि सरकार अपने संसाधनों का सही तरीके से गरीबों के लिए जो संसाधन विकसित करती है उनका अच्छे से वितरण करे, गरीबों के उत्थान के लिए जो नीतियाँ चलाई जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, यदि उनका अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तो गरीबी को कम किया जा सकता है। लेकिन जब गरीबों को अपनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इलीगल काम करते हैं। वो चोरी, जैसे अभी सांख्य भाई ने बताया था कि चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, या फिर वो कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। तो ये भी पॉवर्टी बहुत बड़ा मेजर रीज़न है इसका कि इससे करप्शन बहुत देश में बढ़ रहा है। दूसरा लो वेजेस भी है कि जब कोई व्यक्ति, जिसकी मान लो किसी व्यक्ति को ज़रूरत है 500 रुपये की और उसको मिल रहा है 100 रुपीज़, तो बाकी की जो ज़रूरतें हैं वो किस तरीके से पूरा करे, तो वो कोई ना कोई इलीगली काम करना शुरू करेगा जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। और कुछ लोग ये होते हैं महत्वाकांक्षी, एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास संसाधन भी पर्याप्त हैं, उनके पास सफिशिएंट सब चीज़ है, लेकिन फिर भी वो एक महत्वाकांक्षी बने हुए हैं। वो उनकी मन की जो लालसा होती है अधिक प्राप्त करने की, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि महत्वाकांक्षी होना। लोगों के पास संसाधन है लेकिन उससे ज़्यादा और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए वो और ज़्यादा और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो इससे वो इलीगल काम करते हैं, कुछ ऐसा वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। मैं एक थोड़ा सा और बैक जाना चाहूँगा। रिलीजियन, जो रिलीजियस के तौर पर देखा जाता है भ्रष्टाचार, मैं इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ कि रिलीजन में भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा मिलता है या फिर कैसे भ्रष्टाचार रिलीजियस में बढ़ता है। देखो, हमने थोड़े दिन पहले बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे मैं डायरेक्ट नाम लेके उनको बताता हूँ। जैसे आसाराम बाबू हैं, ये धर्म के नाम पर इन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था और इन्होंने इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया था। ये प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आसाराम बाबू हुआ, दूसरा एक गुरमीत राम रहीम, एक राधे माँ, इस तरह से न जाने कितने जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं, लोगों के साथ ये एक तरह से उनकी संपत्तियाँ और उसको एक तरह से उनकी मानसिक दशा को भी प्रभावित करते हैं। तो वो मानसिक रूप से भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं और आर्थिक रूप से वो देश को खोखला कर ही रहे। यदि इसी तरीके से हमारे देश में भ्रष्टाचार पनपता रहा तो हमारे देश में जो संसाधन हैं या जो गरीब हैं और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है बीच की, उसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढने होंगे कि इस करप्शन को ख़त्म किया जा सके और गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है उसको ख़त्म किया जा सके। और कुछ और पॉइंट हो सकते हैं, वो आप अपने शेयर कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट इसमें ही थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसा कि हमारे मित्र ने अभी, ज्ञान भाई ने बताया कि हमारे मित्र ने जैसा बताया कि अभी रिलीजियस जैसा है, रिलीजियस से कैसे करप्शन उत्पन्न हो रहा, तो मैं उसमें थोड़े से अपने विचार ऐड करना चाहूँगा। कि जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि आसाराम बापू और 2-4 लोग और भी बताए थे उन्होंने, तो ये इन लोगों का काम होता है कि एक धार्मिक गुरु बन के जो सामान्य जनजीवन जी रहे हैं समाज में लोग, उन लोगों को सही राह दिखाना। परंतु हम देखते हैं कि इन लोगों पे तरह तरह के क्राइम के आरोप लगते हैं, तो उसमें क्या है कि ये अपने जो शुद्ध आचरण होता है उसका पूर्ण रूप से पालन ना करके खुद के जीवन में तो उसके विरुद्ध जाके ये काम करते हैं। जैसे कि ड्रग्स का काम हो गया, और आप देख सकते हैं कि किडनैपिंग, मर्डर, और यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्टिविटी में ये धार्मिक गुरु खुद अपने लेवल पे एक्टिव थे।
मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पे हमें देखने की नज़रिया देखने का अलग तरीका है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार है वो केवल ना केवल पैसे का बल्कि आचरण के लेवल पे भ्रष्टाचार है। और यहाँ से जो हमारी यूथ है, ये जो जनरेशन है, जो समाज के आम जन है, लोग हैं, उनकी अंतरात्मा एक तरीके से खोखली हो जा रही है। उनका कोई विज़न नहीं है, और जब वो बिना विज़न के किसी भी क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं तो वो ऐसे ही है कि अगर उनका एक तरीके से इस तरीके का अनएथिकल वे में काम कर रहे हैं कि उनका कोई ये नहीं कि एक विज़न के साथ हमें एथिक्स में रह के काम करना है, एक सीमा के अंदर रह के काम करना है, तो वो चीज़ से क्या है, उससे मोरलिटी ख़त्म हो रही है। तो ये क्या है, एक कारण, बिगेस्ट कारण हो सकता है कि धार्मिक रूप से भी प्रोपेगेंडा जितने चल रहे हैं उन पे भी गवर्नमेंट को एक लगाम लगानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं लगाती है तो जुडिशरी को स्वतः ही रिट जारी करके इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना चाहिए समाज में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट करप्शन इन इंडिया, अगर देश में जो करप्शन है भारत देश में, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि जब तक हम जन भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे, जन भागीदारी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप भ्रष्टाचार को प्रिवेंट कर पाएँ। जैसा कि हमने प्रीवियस डिबेट्स में भी देखा है कि हमने एक एग्जांपल के रूप में हांगकांग की एक एजेंसी के बारे में बात की थी, एक संस्था के बारे में बात की थी, जो कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन संस्थान नाम से थी। उसने क्या है, स्कूल के लेवल पे, विश्वविद्यालयों के लेवल्स पे, टीवी पे और जो न्यूज़ ऑनलाइन जो पॉडकास्ट होते हैं ऑनलाइन, उनके थ्रू, रेडियो के माध्यम से उन्होंने इतना जो है जन भागीदारी में इतना, जैसे कि जैसे टोल फ्री नंबर होते हैं या प्रचार होते हैं, इस प्रकार से उन्होंने इतना प्रचार कर दिया कि जो जितने भी जन लोग होते हैं समाज में, वो इतने अवेयर हो गए कि ये जो इस प्रकार की एक्टिविटी हैं ये अनएथिकल है, इनको अगर हम नहीं रोकेंगे तो एक समाज के रूप में, एक सर्वश्रेष्ठ समाज के रूप में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब इस प्रकार की एक्टिविटियों को रोका जाएगा तभी हम एक श्रेष्ठ समाज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उन जो लोग थे, उन लोगों ने इन चीज़ों को समझा और जन भागीदारी को बढ़ाया। तो इस एग्जाम्पल से हमने हांगकांग में क्या है, हांगकांग में ये देखा कि भ्रष्टाचार को एक बहुत अच्छे रूप में लगाम लगाई गई। इसके बाद ये है कि हमें मोरल एथिक्स को बढ़ावा देना पड़ेगा समाज में। और इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ज्ञान भाई ऐड करेंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, सांग भाई ने बिल्कुल ठीक ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं फिर और उन पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सबसे मेन चीज़, जैसे आपने जिक्र किया था, ट्रांसपेरेंसी। यदि हमारे लॉज में या फिर हमारे जो नीति हैं और जो योजनाएं हैं, इनमें यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक इस करप्शन को कम नहीं किया जा सकता। तो सबसे मेजर यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि हम ट्रांसपेरेंसी इसमें आनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। इसको वहाँ से बंद कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर करप्शन बढ़ रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी मेजर रीज़न है कि ट्रांसपेरेंसी यदि इसमें रहेगी तो इसको कम किया जा सकता है। दूसरा है पॉलिटिकल में, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जब किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी चुनकर आती है तो उसका मेन जो एम होना चाहिए वो देश की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी खुद की भलाई के लिए या फिर कोई ऐसा जो इलीगल कार्य करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो और ब्यूरोक्रेट्स में, जैसे अभी सांक भाई ने कहा था कि जो हमें कुछ लॉज हैं, जैसे इसमें एक संविधान में इसका प्रावधान भी है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 इस जन लोकपाल बिल भी इसके लिए लाया गया है। तो इनका भी एक तरह से ज़मीनी स्तर पर स्ट्रांगली इनको फोर्स किया जाए, ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी कोई भी नेक्स्ट काम या भ्रष्ट आचरण करने से कतराए। और आप डिस्कस कर सकते हैं जी। अगर आप यहाँ पॉइंट ऐड करना चाहें तो मैं आपको मौका देता हूँ जी। हाँ, मैं अब सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ। जैसे आपने दोनों ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि किसी के बीच कुछ रहे नहीं छुपाने के लिए, सब लोगों को पता चले क्या नीति है, क्या है, तो वो व्यक्ति अवेयर हो जाएगा। इससे अगर कोई करप्शन करेगा अभी तो वो कंप्लेन कर सकता है, कुछ भी उससे बच सकता है। और मैं अलग से पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एक अर्थशास्त्र करके चाणक्य की कोई बुक है, शायद ऐसा कुछ है, हाँ,
वो ऐसा कुछ उसमें 40 मॉडुस ऑपरेंडी कुछ करके 40 रूल्स होते हैं, ऐसा कुछ है। वो रिच देश है ना, उसमें पढ़ाया जाता है उसको कि कैसे रोका जाए करप्शन को। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें भी यहाँ पे लागू करना चाहिए। और एक और पॉइंट है रेड टेपिज्म रिड्यूस, यानी लॉन्ग प्रोसेस है ना, जो भी लॉ है जिसमें लंबा समय लगता है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, ताकि व्यक्ति इरिटेट ना हो उससे। ज्यादा लंबा समय लगता है शॉर्ट करने के चक्कर में व्यक्ति पैसा देके अपना काम करवाता है। एक ये है कि पब्लिक अवेयर होनी चाहिए। पब्लिक अवेयर जैसा आपने बोला था कि पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। उसके लिए एंटी करप्शन इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है 9 दिसंबर को, लोगों को इसके अवेयर करने के लिए इसके बारे में। तो वो बहुत जरूरी है। मीडिया का सपोर्ट बहुत जरूरी है, उससे कम होगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जिससे कि न्याय व्यवस्था पे लोगों का भरोसा हो, कोई शॉर्टकट ना अपनाए व्यक्ति। और जो ईमानदार है, जो भी व्यक्ति है ईमानदार अपने जॉब में, तो उनको इंसेंटिव मिले या थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे उनकी सैलरी को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि वो करप्शन की तरफ डाइवर्ट ना हो। और एक और पॉइंट है कि पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, बहुत ही तेज स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि लोग डरें और करप्शन कम करें। मेरे हिसाब से इसको मिनिमाइज ही किया जा सकता है, इसको बिल्कुल ही कम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये उसका पार्ट है, उसके अंदर घुस चुका है ह्यूमन के अंदर, और ये ऐतिहासिक है, कब से चला आ रहा है पता नहीं। तो लेकिन उसकी वो बहुत जरूरी है ये पॉइंट जो मैंने बताए थे अभी। और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ चलाए भी हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे एक सीबीआई है और मीडिया है, कोर्ट है, आरटीआई एक्ट चलाया था 2005 में, लोगों को अपना अधिकार पता हो, इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। और लोकपाल बिल भी यहाँ तक है, शायद पता नहीं वो लागू हुआ था क्या, लोकपाल बिल वो भी आया था। हाँ, तो ये सब चीजें हैं, इनके थ्रू कम किया जा सकता है, बहुत ही कम किया जा सकता है, लेकिन समाप्त मेरे हिसाब से नहीं किया जा सकता। इसको कम हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, यही मेरे हिसाब से पॉइंट है मेरे। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों लोगों के अगर हम पॉइंटों को कंक्लूड करें तो हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, जिससे हमें लगता है कि किस प्रकार से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये है कि जन भागीदारी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा सेकंड पॉइंट हम ये होगा कि लोग जो हैं उनमें क्या हमें मोरल एथिक्स बढ़ाने के लिए उनको प्रमोट करना पड़ेगा, ना कि हमें स्कूल लेवल पे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेंगे प्राइमरी स्कूल्स हो गए या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, यहाँ तक कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके लिए तो एक एथिक्स का प्रॉपर सब्जेक्ट होता है कि वो प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, उसमें पास होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में भी उनके एथिक्स चेक किए जाते हैं कि ये मोरली अपने जिस कार्यों के लिए जा रहे हैं उसमें कार्यान्वयन कर पाएंगे कि नहीं। तो उस चीज़ का जो है कि मोरल एथिक्स का और बढ़ावा देना पड़ेगा हमें। अगर जैसे हम पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों को उस प्रकार से मोरल एथिक्स सिखाने पड़ेंगे कि चोरी करना और अपने एथिक्स के विरुद्ध कोई भी कार्य करना या एक्स्ट्रा इनकम करना गलत तरीके से, ये जो है एक तरीके से क्राइम है। तो और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने एक पॉइंट कौटिल्य का ऐड किया था, तो मुझे उसी से एक कोटेशन याद आ रहा है कि कौटिल्य ने अपनी अर्थव्यवस्था किताब में कहा था कि जो एक नेशन होता है, उस एक नेशन में जो पावर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए, यानी कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अपर टू लोअर हैंड होना चाहिए। यानी कि जैसे हम देखें कि इंडिया में केंद्र में एक सत्ता है, तो सारी की सत्ता का जो चलाने वाला है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, यानी कि जगह जगह पे हो कि देखा जाए कि स्टेट में अगर अलग गवर्नमेंट है और गांव के स्तर पे देखें तो ग्राम पंचायत अलग है, ब्लॉक की ग्राम पंचायत अलग है, उस प्रकार से गठन हो। तो इसका जो है अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देश में होता तो है, बट उसमें क्या, उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ग्राम पंचायत में लोग चुन के आ जाते हैं, उनको अपने उत्तरदायित्वों के बारे में पूर्ण रूप से पता ही नहीं होता है। तो उसमें क्या उधर भी हमें क्या थोड़ी सी और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें प्रचार की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम देखें कि इफेक्टिव लॉ की बहुत ज़्यादा नीड है। जैसा कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण रोधी अधिनियम जो है 1988 का है, जो कि अलग से एक्ट के थ्रू इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि करप्शन जो है, करप्शन बहुत ही मेन चीज़ है किसी सोसाइटी में कम करने के लिए, क्योंकि जैसा कि कल आपने डिबेट में एक पॉइंट बताया था कि
बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया था कि इंडिया में जो करप्शन रेट है जो यहाँ के उद्योगपति नेताओं द्वारा किया जाता है, अगर उसमें एथिक्स को बढ़ावा दे दिया जाए या फिर उनको पैसा वापस आ जाए तो इंडिया लगभग 30 साल के लिए अपनी जीडीपी का जो है बजट बनाने के लिए इजी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा उस पॉइंट को थोड़ा सा और ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसा कि ये रहा, तो उसमें हमें ये है कि इस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें डालना चाहिए। हालांकि हमने अलग एक्ट से बना दिया, जन लोकपाल बिल बना दिया या फिर ये चीज़ें बना दी अपने भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम, हालांकि ये चीज़ होनी चाहिए फंडामेंटल राइट में होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट में होनी चाहिए। या फिर अगर हम डीपीएसपी के थ्रू इसको ऐड करवा के एक प्रॉपर हार्डकोर इसको एक ऐसे बोल दें कि एक तरीके से हार्डकोर क्राइम है ये, जिस प्रकार से हत्या एक प्रकार की क्राइम होती है। अगर इस प्रकार का हम समाज में फियर बना के अगर ऐसे इस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका जो करप्शन का जो मात्रा है वो रिड्यूस बहुत हो जाएगा। पर हालांकि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट इस प्रकार से नहीं हो पाती हैं क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा करप्शन पॉलिसी मेकरों के द्वारा किया जाता है, जो देश में पॉलिसी बनाते हैं। तो वो अगर इस प्रकार की पॉलिसी खुद ही बना देंगे तो वो कहीं ना कहीं खुद ही उसमें चीज़ में उलझ जाएंगे। तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर भी इस चीज़ से बचता है और देश का पार्लियामेंट भी इस चीज़ से दूर भागता है कि अगर हम इस प्रकार के कठोर नियम बना देंगे तो ये हमारे लिए ही खतरे की घंटी हो जाएगी। तो इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम वे फॉरवर्ड में आगे बढ़ें तो वे फॉरवर्ड में हमें ये है कि जुडिशरी को अपना काम करने का तरीका वो थोड़ा सा और हार्ड करना पड़ेगा कि जुडिशरी का काम ये है कि देश में जो नौकरशाही है और जो राजनीतिक नेता हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम बनाने का कार्य रहता है कि अगर कहीं ये लगता है कि किसी पार्टी के अंतर्गत कोई व्यक्ति या कोई नेता गलत करप्शन की भ्रष्टाचारी गतिविधियों में लिप्त है तो उस पार्टी का जो अध्यक्ष है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है कि भाई आपके इस संस्थान से ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है और ये इस प्रकार के करप्शन में और आपको इतने वक्त में ये चीज़ पे जवाब देना है। तो आपका ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार इतना हो रहा है क्योंकि ये एक हीनियस क्राइम है, जैसे कि एक सीरियस क्राइम बोल सकते हैं। तो ये जो है ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए और वो भी ऐसा कि हर किसी को पता चल रहा है। तो ये है कि इस प्रकार का हो रहा है तो उस आदमी को तुरंत पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर किसी उच्च पद पे है तो उसको उस पे से निकाल देना चाहिए और बाकायदा उस पर सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। ऐसा तो हमें राजनीतिक लोगों के साथ करना चाहिए। इसके अलावा जुडिशरी को ब्यूरोक्रेट्स के साथ ये करना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स को अवेयर करना चाहिए कि आपके जो एथिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करें सोसाइटी में, ना कि उनके विरुद्ध जाके काम करें। अगर आप इसके विरुद्ध जाके काम करेंगे तो जन लोकपाल बिल के तहत आपके साथ बहुत ही सीरियस क्राइम के तहत आपको सजा दी जाएगी। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है वे फॉरवर्ड में। इसके बाद आगे जो पॉइंट हैं वो ज्ञान भाई ऐड करेंगे इनमें अच्छे से। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं इसको कैसे कम किया जा सकता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स की कुछ कंपनियां होती हैं उनमें एक प्रोसेस होता है छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कि यदि कोई भी जो व्यक्ति उसमें काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी गलत काम करता है या फिर कोई भी लापरवाही दिखाता है अपने काम के प्रति या फिर कोई भी चीज़ों की हेराफेरी करता है या अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाता है, तो उनमें एक लॉ है कि वो प्राइवेटली किसी व्यक्ति के फ़ोटो खींच के या फिर उनकी रिकॉर्डिंग करके उस सीनियर ऑफिसर को या फिर सीनियर जो उसके ऊपर व्यक्ति होता है उसको भेज सकता है प्राइवेटली। फिर जो व्यक्ति मान लो कोई अपनी ड्यूटी के प्रति अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर जो लापरवाही कर रहा है या फिर कोई भी उसमें कुछ भ्रष्ट गतिविधि कर रहा है तो उस पर अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है और बिना किसी के बताए कि किसी ने उसको इन्फॉर्म किया है। तो सबसे पहले हमें जो ब्यूरोक्रेट्स डिपार्टमेंट है चाहे वो पब्लिक सेक्टर का, तो उसमें इस चीज़ को लागू करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम भ्रष्टाचार देखते हैं तो वो पुलिस का डिपार्टमेंट आता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी डिपार्टमेंट है यदि उसमें भ्रष्टाचार है तो हमें उस चीज़ को लागू करना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यदि उच्च पद पर है, यदि वो ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो नीचे वाले अधिकारी यदि कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं तो वो उनको नहीं सुधार सकता। तो हमें एक ऐसा
हमें एक ऐसी नीति या फिर एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, यदि भी कोई भी भ्रष्ट गतिविधि करता है तो उसकी फ़ोटो खींची जाए या फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके उच्च अधिकारी को या फिर ऐसी कोई कमेटी या ऐसी बॉडी हो उसको प्राइवेटली सेंड कर दी जाए। फिर वो बॉडी उसके अगेंस्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करे और उसको जो उसका पद है या फिर उसकी ड्यूटी है या फिर उसका जो भी उस पर है उसको निकाल देना चाहिए या फिर उसको कम कर दे। और जो व्यक्ति अच्छे से अपनी ड्यूटी करा उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको सम्मानित किया जाए या फिर उसको उच्च पद दिया जाए। इससे क्या होगा कि लोगों में एक मोटिवेशन रहेगा कि मुझे गलत काम नहीं करना है, मुझे अच्छा काम करना है। यदि मैंने कोई गलत काम कर दिया तो हो सकता है कि मेरी भी कोई भी या फिर फोटो या ऑडियो वीडियो कुछ भी ऊपर चली गई तो मैं जो मेरे हाथ में जो पावर है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो पॉलिटिकल, ये चाहे पॉलिटिकल सेक्टर में हो चाहे हमारा ये ब्यूरोक्रेट्स सेक्टर हो, इसमें हो, इसको लागू करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरा, अगर हम देखें सामाजिक स्तर पर, तो सामाजिक स्तर पर हमें लोगों के प्रति एक जागरूकता का अभियान फैलाना चाहिए। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके अपने अधिकारों की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकारी कुछ भी या फिर कोई भी कर्मचारी कुछ भी बता देता है और उसके झांसे में आकर के हम उसके एक तरह से अधीन होकर के और एक तरह से हम उसके द्वारा ठगे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है कि हमें लोगों में या फिर सामाजिक स्तर पर अपने अधिकारों के प्रति उसमें जागरूकता नहीं है। फिर हम आते हैं अगला कि रिलीजियन में। तो रिलीजियस में हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े जो ढोंगी आडंबरी जो लोग होते हैं, जो धर्म के नाम पर पूरे देश को या पूरे समाज को एक तरह से खोखला करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी सुधारने की ज़रूरत है। हमें लोगों में ये भी जागरूकता फैलानी है कि केवल हमें अंधविश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है। हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनमें बिल्कुल एकदम सटीकता से बताया गया है कि किसी भी एक अंधविश्वास के पीछे ना करके हमें उसका पूरा लॉजिक हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया। तो हमें अपने शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए और हमारा एक बहुत अच्छे से अच्छे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। जिस व्यक्ति को हम फॉलो करते हैं उसका एक कर्तव्य होता है कि वो समाज की भलाई के लिए कर्म करे। उसका एक जीवन होता है कि वो एक सन्यासी का जीवन जिए, लेकिन उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि वो एक लग्जीरियस लाइफ जीता है। उसके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि जो गरीब लोगों के पास नहीं होते हैं। तो वो भी एक तरह से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो दोनों तरफ से लोगों को एक तरह से खोखला कर देता है। तो उस चीज़ पर भी हमें लोगों में जागरूकता लानी है कि अंधविश्वास नहीं करना है, हमें चीज़ों को परख करके उस पर विश्वास करना है। अगला, पॉलिटिक्स में हम देखते हैं तो पॉलिटिक्स जो पार्टियां जो सरकार में आती हैं, जो सरकार उनके अंडर में आती है या फिर जो पार्टियां चुन करके आती हैं, किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उनका सबसे बड़ा कारण होना चाहिए देश की भलाई, समाज का उत्थान और संसाधनों का समग्र रूप से सही से वितरण, गरीबों को अच्छी योजना चलाना, अच्छी नीतियाँ बनाना, जिससे कि उनका उत्थान किया जा सके। यदि गरीबों को गरीब ही रहेंगे तो फिर वो भ्रष्टाचारी गतिविधि में संलिप्त हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कोई गैरकानूनी तरीका अपनाएंगे। उस समाज को हमें उठाने की ज़रूरत है, उस समाज को आगे बढ़ाने की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था है, वो अभी लचीली है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था यदि स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग होगी, यदि कोई व्यक्ति, वो किसी भी क्षेत्र का है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, यदि कोई ऐसी भ्रष्ट गतिविधि करता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आपने जिक्र किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। एक स्पेशल ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत उसको जेल में डाला जाए, उसको दंडित किया जाना चाहिए, जिसमें लोगों में जो एक निम्न स्तर पर भ्रष्ट गतिविधियाँ होती रहती हैं तो उस पर लगाम कसी जा सके। और जो बड़े स्तर पर, जैसे अभी आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो काला धन विदेशी बैंकों में, स्विस बैंक में जमा है, तो हमें एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि हमें अपने देश का बजट या फिर हमारे देश में जो कितना पैसा है जो बाहर विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है, तो जिन लोगों का पैसा बाहर जमा है उन लोगों के सोर्स देखने हैं कि वो किन किन सोर्सों से इतना पैसा कमा रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट भी एक तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कि यदि उनके पास कोई इलीगल